हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो जो हमारी सीरीज़ चल रही है बिजनेस लॉ की, जिसमें हम एक कंप्लीट चैप्टर एक वीडियो में कवर अप करवा रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 8 आज हम कवर करेंगे, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो अनसर्टेनिटी पे बेस होते हैं, आगे आने वाले टाइम पे वो वॉइड डिक्लेयर हो जाते हैं। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं वो देखिए, हम पढ़ते हैं। पर सबसे पहले तो वैलिड एग्रीमेंट क्या होते हैं। जो एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो वैलिड एग्रीमेंट होते हैं, यानी जिसके ऊपर कानून काम करता है, एनफोर्स होता है, वो होता है वैलिड एग्रीमेंट। और कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो नॉट अनफोर्सेबल बाय लॉ यानी अनएनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, जिस पर कानून के प्रोविजंस काम नहीं करते। ठीक है, वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम इस चैप्टर को कवर अप करते हैं। वॉइड एग्रीमेंट, व्हाट इज इट। अब वॉइड एग्रीमेंट होते क्या हैं। Another essential element of a valid contract is that the agreement must not be declared void under any provisions। ये एक important element है valid contract का, कि जो agreement है वो आने वाले टाइम पे कभी भी declare void नहीं declare होने चाहिए। अंडर एनी, कोई भी लॉ के कोई भी प्रोविजन के अंतर्गत वो वॉइड नहीं होने चाहिए। ए वॉइड एग्रीमेंट, अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। वॉइड एग्रीमेंट इज वन दैट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो लॉ के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। नॉट बीइंग एनफोर्सेबल बाय लॉ इम्प्लाइज दैट एग्रीमेंट वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ के अंतर्गत नहीं आने का मतलब ये होता है कि जो एग्रीमेंट है वो लॉ के किसी प्रोविजंस को वॉयलेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। एज सच कैन नॉट बी डिफेंडेड बाय लॉ, इसलिए ये लॉ इसको डिफेंड नहीं करेगा। सच एग्रीमेंट हैज़ नो लॉफुल एंटिटी बिकॉज इट हैज़ एन एलिमेंट्री डेफिशिएंसी। इस टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, उनकी लॉफुल एंटिटी नहीं होती बिकॉज उनमें एलिमेंट की डेफिशिएंसी, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड एग्रीमेंट्स एलिमेंट्स होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी इसके अंदर मानी जाएगी, इसलिए इसको वॉइड हम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू Section 20 of the Indian Contract Act, when the parties to an agreement are mistaken about some essential element, the agreements becomes such void। अगर किसी पार्टीज को हम मिस्टेक बाय एग्रीमेंट कर रहे हैं और बाय मिस्टेक कर रहे हैं और कोई एसेंशियल एलिमेंट है उसमें से गायब करके उस एग्रीमेंट को कर रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इन आल रिस्पेक्ट, हर रिस्पेक्ट में वॉइड माना जाएगा। एंड नो पार्टी टू इट कैन इन्फोर्स सच ए कॉन्ट्रैक्ट, और कोई भी पार्टी इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकती। अब कौन कौन से एग्रीमेंट है जिसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। देखिए, एग्रीमेंट तो होता है कि दो पार्टी एग्री है इस काम को करने के लिए, ठीक है, हमने पढ़ा है पहले ही। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब एग्रीमेंट पर जो लॉ एनफोर्स हो जाता है तो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन से एग्रीमेंट है जिन जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। एग्रीमेंट विच आर वॉइड अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ इंक्लूड, प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग वॉइड माने जाते हैं एग्रीमेंट। ऐसे देखो कौन कौन से। an agreement made with a party who is not competent to make an agreement, ऐसे पर्सन के साथ में जो इनकम्पिटेंट है एग्रीमेंट करने के लिए, ऐसे पर्सन के साथ अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो वॉइड माना जाएगा। जैसे कि मान लो मैं एक माइनर पर्सन के साथ, जो 18 साल का भी कंप्लीट नहीं हुआ, उससे नीचे वाले पर्सन के साथ में अगर एग्रीमेंट कर रही हूँ तो वो वॉइड माना जाएगा। या फिर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का, जिसका माइंड थोड़ा ख़राब हो गया, वो अपने साउंड माइंड में नहीं है, उसके साथ अगर मैं कॉन्टैक्ट कर रही हूँ तो वो भी एक वॉइड कॉन्टैक्ट माना जाएगा। आपने पढ़ा होगा इनकम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसके पीछे हम पढ़ा है माइनर पर्सनस, इनकम्पिटेंट पर्सन, जो भी अनसाउंड पर्सन, लुनेटिक पर्सनस, इनके साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वॉइड माना जाएगा। एन एग्रीमेंट मेड बाय द मिस्टेक्स ऑफ पार्टीज की मिस्टेक के बेस पर एक एग्रीमेंट क्रिएट करना। हमने कोई विशेष जो एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, अगर उसको मिस्टेकन कर दिया है और फिर एग्रीमेंट करा है तो वो भी वॉइड माना जाएगा। एन एग्रीमेंट विच हैज़ नो कंसिडरेशन, देखिए हम यहाँ बात करते हैं कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन में क्या होता है, मान लो मैंने अपना स्कूटर बेचा सामने वाले को, इसको, तो ये स्कूटर के बदले में कुछ देगा ना मेरे को। मान लो 50,000 वैल्यू है स्कूटर की, तो मैं इसको स्कूटर दूंगी और ये मेरे को 50,000 रुपये देगा। ये होती है कंसीडरेशन। ठीक है, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मान लो मैं हूँ, ये मेरी सिस्टर है,
और मैंने इसको स्कूटर ऐसे गिफ्ट में दे दिया, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि बीच में क्या है, कंसिडरेशन मिसिंग है, ये मुझे कुछ उसके बाद बदले में लौटा नहीं रही। ठीक है, तो कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है वो वॉइड माना जाएगा। एनी सच एग्रीमेंट वेयर द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल, कोई ऐसा एग्रीमेंट जहां जो कंसिडरेशन है या फिर उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। जैसे कि हम किसी ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया, अब किडनैप कर लिया बच्चे को, किडनैप करा बच्चे को, ठीक है, और इस पर्सन ने किडनैप करा है किसको, एक छोटे से बच्चे को। अब किसका बच्चा है, इसका बच्चा है, ठीक है। अब इससे कहता है कि मैं तेरा बच्चा लौटा दूंगा, इसके बदले में तू मुझे 50 लाख रुपए दे दे। अब इसके अंदर कंसिडरेशन तो है कि यहाँ बच्चा देना है और क्या देना है, 50 लाख रुपए, लेकिन ये क्या है, लॉ के अंतर्गत ये गैर कानूनी है, अनलॉफुल है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो कानून के नज़र में गैर कानूनी है वो एग्रीमेंट अनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। एक और एग्जांपल, ये हमने कंसिडरेशन का करा है कि अनलॉफुल कंसिडरेशन है, यहाँ पर एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का करते हैं। मान लो इसने एक बंदे को पैसे दिए कि तेरे को इस पर्सन को मारना है, तो पैसे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि इस पर्सन को मारना है, इसको मारा तो तेरे को क्या मिलेगा, पैसे। तो लेकिन इस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, गैर कानूनी, गैर कानूनी है यानी अनलॉफुल है। तो गैर कानूनी किसी भी चीज़ के एग्रीमेंट क्या कहलाते हैं, वॉइड कहलाते हैं। आगे, बिसाइड द अबव सम एग्रीमेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दीज आर लिस्ट, कुछ और भी हैं, जैसे एग्रीमेंट डिस्टेंट ऑफ मैरिज, किसी को विवाह करने से रोकना, ये भी एक एग्रीमेंट है जो वॉइड कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी को विवाह करने से, मैरिज करने से रोक से नहीं रोक सकते। सेकंड है एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ टैक्स, किसी को व्यापार करने से रोकना, व्यापार करने से भी हम किसी को नहीं रोक सकते। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कोई लीगल प्रोसीडिंग है उसको करने से रोकना, ये भी एग्रीमेंट क्या है, वॉइड कहलाएगा। अगला है एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग, कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो अनसर्टेनिटी पे बेस होते हैं, मतलब कि आने वाले टाइम पे वो वॉइड डिक्लेयर हो सकते हैं। मैंने अपनी फसल को बेच दिया कि भाई आने वाले 6 महीने में फसल होगी और मैं तेरे को बेचूंगा और इतने रुपए में बेचूंगा। मान लो फसल खराब हो गई, अनसर्टेनिटी बेस थी, तो आने वाले टाइम में वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट में देखो क्या होता है, वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं एक तरह से शर्त लगाना, शर्त नहीं लगाते हम कि ये काम होगा तो मैं तुमको इतने पैसे दूंगा। आज भाई 100 रुपए की शर्त लगाते हैं कि अगर आज बारिश आई तो मैं तुझे 100 रुपये दूंगा, नहीं आई तो तू मुझे 100 रुपये दियो। तो ऐसे एग्रीमेंट होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट, ये भी क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। ठीक है, अगला है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, कुछ इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट करना। एक लड़के ने लड़की को कहा कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तारे तोड़ सकता है, वो इम्पॉसिबल एक्ट है, लेकिन वो इन्होंने दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि मैं तेरे लिए तोड़ लाऊंगा। अब लड़की कहे कि चांद तारे लड़का तोड़ के नहीं लाया मेरे लिए, तो उसको मतलब कि घसीटा जा सकता है, लॉ के कानून के अंतर्गत ले जा सकते हैं, उसको स्यू कर सकती है लड़की, नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि वो इम्पॉसिबल एक्ट का एग्रीमेंट था। तो जो इम्पॉसिबल एक्ट के एग्रीमेंट होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये कुछ है। अब हम पढ़ते हैं उसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में फर्स्ट है एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ मैरिज, ऐसे एग्रीमेंट जो किसी को विवाह करने के लिए बाधित करते हैं, विवाह ना करने के लिए बाधित करते हैं। बाय रिस्ट्रेंट इन मैरिज मीन स्टॉपिंग अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड और रिस्ट्रेनिंग और लिमिटिंग ए पर्सन राइट्स टू गेट मैरिड, किसी पर्सन को शादी करने से रोकना। सेक्शन 26 ऑफ द आर्टिकल्स स्टिपुलेट्स दैट एवरी एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर, देखो माइनर को तो हम रिस्ट्रेंट करेंगे ही, क्योंकि लॉ के अंतर्गत
जो माइनर पर्सन है 18 साल से कम की उम्र में शादी करना गलत है, उसको तो रिस्ट्रेंट करेंगे। लेकिन अदर देन माइनर किसी 18 साल से ऊपर वाले पर्सन्स को हम शादी करने से नहीं रोक सकते। अगर रोकते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। द लॉ रिगार्ड्स मैरिज एंड मैरिज स्टेटस एज अ फंडामेंटल राइट। एक फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का, लॉ ने ये बताया हुआ है कि शादी करना एक फंडामेंटल राइट है। देयरफॉर एनी एग्रीमेंट दैट हैज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉपिंग अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड। तो एक एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को स्टॉप कर रहा है कि भाई तू शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी, और लिमिटिंग हिज और हर राइट इन सेलेक्टिंग ए मैरिज पार्टनर। और भाई मैरिज पार्टनर का सिलेक्ट करने का राइट भी उस पर्सन का होता है। अगर कोई कोई आपको ये कह रहा है कि मैं तेरे लिए सिलेक्ट करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लॉ ये कानून नहीं बनाया लॉ ने। और डिप्राइविंग द पर्सन और सच अ राइट इज वॉइड बिकॉज इट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, हम किसी को रोक नहीं सकते और हम किसी के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते कि मैं तेरे लिए तेरा पार्टनर ढूंढूंगा। एज पर मुस्लिम लॉ ए मैन कैन हैव 4 वाइफ्स। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक लड़का जो है वो 4 वाइफ्स रख सकता है, ठीक है। If a Muslim makes an agreement at a time of his marriage that he will not remarry during the lifetime of his wife, it will be a void agreement। तो अगर देखो कानून ने मुस्लिम्स को क्या बोल रखा है कि वो 4 वाइफ्स रख सकते हैं। तो अगर एक बंदा शादी कर रहा है अपना, मुस्लिम मेक्स एन एग्रीमेंट, एक टाइम पे उसने एक एग्रीमेंट किया है इस मैरिज पे कि वी विल नॉट मैरी, रीमैरिड नहीं करेगा वो अपनी पूरी लाइफ टाइम। एक बार शादी कर ली उसने, री मैरी नहीं करेगा, तो वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, क्योंकि सरकार के ने कानून बनाया हुआ है कि वो 4 वाइफ रख सकता है। तो वो अगर वो ये कहता है, मान लो उसने एक बीवी से ये एग्रीमेंट किया कि मैं आगे और वाइफ नहीं रखूँगा, तो वो अगर दूसरी बीवी ले आता है, मतलब एक से शादी कर ली और उसको एग्रीमेंट दिया कि मैं आगे शादी नहीं करूँगा, लेकिन फिर उसने दोबारा दूसरी बीवी से शादी कर ली, तो जो पहली वाली पत्नी है वो उसको स्यू नहीं कर सकती कोर्ट में जाकर कि भाई इसने मुझसे एग्रीमेंट किया था कि वो रीमैरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कानून है कि वो 4 मैरिज कर सकता है। इफ़ अ हिंदू मेक्स एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड थ्रू आउट हिज लाइफ, द एग्रीमेंट विल बी वॉइड बिकॉज द हिंदू कोड अलाउ द पर्सन टू मैरी। और एक हिंदू पर्सन ये कहता है कि मैं पूरी लाइफ टाइम मैं शादी ही नहीं करूँगा, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक शादी, मतलब वो जो है एक शादी जो है वो अलो है उस पर्सन को। एक्सेप्शन टू द रूल, द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ द रिस्ट्रेंट इन मैरिज एग्रीमेंट बिकम। अब ये रूल तो है, ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस रूल की। देखिए क्या है। इफ़ अ हिंदू हस्बैंड प्रॉमिस हिज वाइफ दैट सो लॉन्ग एज द टू आर हस्बैंड एंड वाइफ ही विल नॉट री मैरी, सच प्रॉमिस विल बी डीम्ड टू बी वैलिड। देखिए, अगर एक हिंदू हस्बैंड प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को दैट सो लॉन्ग एज द टू आर हस्बैंड एंड वाइफ, जितने लंबे टाइम तक जो हस्बैंड एंड वाइफ है, ही विल नॉट रीमैरी, वो भाई हम हस्बैंड वाइफ है, मैं रीमैरी नहीं करूँगा, मतलब दोबारा शादी नहीं करूँगा, प्रॉमिस विल बी वैलिड होगा, क्योंकि हिंदू के लिए तो एक ही शादी वैलिड है, इसलिए वो वैलिड माना जाएगा। इफ़ अ मुस्लिम हस्बैंड प्रॉमिस हिज वाइफ दैट शी हैज़ द राइट टू डिवोर्स हिम इफ़ ही मैरिज अगेन, द एग्रीमेंट विल। और देखो ये मुस्लिम का क्या था, क्या पहले पर्सन से शादी करी इसने और ये बोलता है कि मैं रीमैरी नहीं करूँगा, तो लड़की उसको क्या नहीं कर सकती, स्यू नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए 4 जो शादियाँ अलाउड है उसके लिए। लेकिन अगर एक मुस्लिम हस्बैंड ये प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को कि अगर वो रीमैरी करेगा तो तू उससे डिवोर्स ले लियो, तो ये वैलिड होगा, ठीक है, कि उसने एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर मैं शादी करूँगा दूसरी तो मेरे से डिवोर्स ले लियो, तो ये होगा वैलिड, ठीक है। आगे है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब किसी को व्यापार करने से रोकना। According to Section 27 of the Indian Contract Act, every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void। कि किसी पर्सन को अपने lawful profession करने से रोकना, कोई ट्रेड करने से रोकना, व्यापार करने से रोकना, बिजनेस करने से रोकना, वो क्या कहलाता है, void कहलाता है। The law decreases that an individual to be he of any religion, लॉ कहता है कि चाहे इंडिविजुअल है वो किसी भी
रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्शन का हो, शुड बी एट लिबर्टी टू वर्क फॉर हिमसेल्फ, अपने उसके पास लिबर्टी है कि वो अपने आप के लिए काम करे। एंड एनी एग्रीमेंट दैट डिप्राइव्स और अटेम्प्ट्स टू डिप्राइव अ पर्सन टू ऑफ अ फ्रूट ऑफ हिज लेबर, स्किल और टैलेंट इज वॉइड एग्रीमेंट। और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को डिप्राइव करता है, रोकता है कि जो उसने काम किया है, उसकी स्किल्स हैं, उसके टैलेंट्स हैं, उसका उसको फ्रूट ना मिले, उसको फल ना मिले, तो वो वॉइड एग्रीमेंट। यानी कि किसी ने अगर लेबर किया है तो उसके रिटर्न में उसको वेजेस मिलेंगे, किसी की कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, तो वो उसको यूज़ करके अगर कुछ कमाना चाहता है तो वो कमाएगा। अगर कोई उसको रोकता है इस कमाने से तो वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। एन इंडिविजुअल कैन एंगेज इन एनी ट्रेड ऑफ हिज चॉइस, एक इंडिविजुअल अपनी किसी भी चॉइस के व्यापार में व्यापार कर सकता है। एंड एन एग्रीमेंट that bars him to do that against goes against public policy and law of the land। मतलब कि अगर कोई इससे बाहर निकल के, मतलब कि कोई कहता है कि भाई हम किसी को काम नहीं करने, तो वो लॉ ऑफ लैंड के अंतर्गत नहीं आता है। एन इंडिविजुअल हैज़ द इनहेरेंट राइट टू यूज हिज लेबर और स्किल्स टू बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ एंड सोसाइटी एंड बैरिंग हिम टू डू सो इज अगेंस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ बोथ। एक इंडिविजुअल के पास प्रॉपर पूरा राइट है कि अगर उसमें कोई स्किल है तो वो उसको स्किल को यूज़ करके अपने लिए आजीविका कमा सकता है। अगर कोई पर्सन उसको ऐसा करने से रोक रहा है तो वो वर्ड है, ठीक है। The case of leather cloth versus Lawrence testify that every man should be at liberty to engage himself in any trade, profession or business and use his resources and skill consistent with the good of the community। कि कोई भी पर्सन ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस जो भी करना चाहता है वो कर सकता है अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअल, और कंसिस्टेंट विद द गुड ऑफ द कम्युनिटी के लिए गुड करे, एंड इज लाफुली एंटिटल्ड हो फ्रूट, और लाफुली उसको उसका फ्रूट भी मिलेगा, उसका फल भी मिलेगा, उसका आजीविका का सोर्स भी मिलेगा। एनी एग्रीमेंट दैट बार्स ए पर्सन टू डू, अगर कोई भी एग्रीमेंट इस एक पर्सन को अपनी स्किल्स को यूज़ करके उस काम ना करने से रोकता है तो वो वॉइड कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। हमने यहाँ बोला है कि व्यापार करने से नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसी है कि हम किसी को पर्सन को व्यापार करने से रोक सकते हैं। कैसे, कौन सी सिचुएशन होएंगी वो, अब देखो एक्सेप्शंस। रिस्ट्रेनिंग द फ्रीडम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, कोई पर्टिकुलर एक्शन को करने से रोकना, मतलब उसकी फ्रीडम, पर्टिकुलर एक्शन करने को फ्रीडम ना मिलना। While Section 27 debars restraining the freedom of action in trading, it does not restrict a person to make an agreement। जब हमने ये पढ़ा कि Section 27 में ये लिखा हुआ है कि हम किसी पर्सन को ट्रेड करने से नहीं रोक सकते, बाइंड नहीं कर सकते। लेकिन such situation normally involve one or both parties to an agreement being bound to conditions such which restrain their freedom or action and the agreement is valid for। लेकिन कुछ एक ऐसी situations होती हैं कि हम किसी सामने वाले पर्सन को हम रोक सकते हैं उस काम करने के लिए। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट अपॉइंट्स अ सोल डिस्ट्रीब्यूटर और अ सोल एजेंट फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। जब एक मैन्युफैक्चरर ने किसी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, उसने अपॉइंट कर रखा है एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर को और एक सोल एजेंट को फॉर ए पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन के लिए एक सोल ट्रेडर है, एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल एजेंट उसने अपॉइंट कर रखा है। ही कैन नॉट बाय लॉ सेल द प्रोडक्ट टू एनी अदर पर्सन इन दैट रीजन। जब एक ही पर्सन उसने डिस्ट्रीब्यूटर और एक ही पर्सन उसने एजेंट रख रखा है तो उसके पास राइट नहीं है कि किसी और पर्सन को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोडक्ट को दे, ठीक है। सो ही कैन नॉट बाय लॉ सेल द प्रोडक्ट, और किसी को और सेल नहीं कर सकता प्रोडक्ट टू एनी अदर पर्सन इन दैट रीजन। तो उस रीजन के अंतर्गत किसी और पर्सन को वो क्या नहीं कर सकता, अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। विच इम्प्लाइज दैट द डिस्ट्रीब्यूटर और द एजेंट हैज़ अ लीगल राइट टू रिस्ट्रेन द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम ट्रेडिंग विद एनी पार्टी इन द रीजन। क्योंकि ये जो राइट है वो उस एजेंट को दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया गया है, उस एजेंट को दिया गया है। अगर उस डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट को छोड़कर अगर किसी और को वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है तो वो उसके लिए एक तरह से एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब उसको उसके ऊपर बाधित लगेगा ये कि उसको किसी और से व्यापार करने पे रोका जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गई। सेल ऑफ गुडविल, जब एक पर्सन ने मान लो किसी कंपनी ने बाटा कंपनी ने अपनी कंपनी किसी को बेच दी तो उसकी गुडविल भी गई उसके पास। तो अब जो बाटा कंपनी का पहले वाला ओनर था वो अपने प्रोडक्ट्स को बाटा के अंडर नहीं बेच सकता,
मतलब बाटा का बोलकर, मतलब बाटा के ब्रांड का बोलकर नहीं बेचते। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गुडविल किसी और को ट्रांसफ़र कर दी है पैसे लेकर। ठीक है, ये आ गया। आगे है रिस्ट्रेन ऑन पार्टनर्स, पार्टनर्स पर रिस्ट्रेन, पार्टनर्स को बाधित करना, रोकना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स इन ए बिजनेस कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट नॉट टू एंगेज इन एनी बिजनेस एक्टिविटी। एक पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर होंगे एक एग्रीमेंट के अंदर कि भाई इस ट्रेड के अंदर एंटर नहीं होना, इस बिजनेस एक्टिविटी के अंदर एंगेज नहीं होना, अदर देन दैट ऑफ द फर्म, एक फर्म से अदर देन सच रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटी द पार्टनर इज डीम्ड टू बी वैलिड, इसको वैलिड माना जाएगा रिस्ट्रेन, क्योंकि देखिए जो वो काम कर रहे हैं और पार्टनर्स को बोला गया है कि भाई मतलब मान लो हम 4 पार्टनर्स ने मिलके एक बिजनेस करा। ठीक है, किस चीज़ का करा? मान लो शूज़ का बिजनेस करा। ठीक है, अब शूज़ का बिजनेस कर रहे हैं वो, तो अब ए बी सी डी 4 पार्टनर है। अब डी कहता है कि यहाँ तो मैं कर ही रहा हूँ पार्टनरशिप में काम, अपना ना अलग भी कर लेता हूँ, यानी अपनी एक अलग से दुकान खोल लेता हूँ या फिर कुछ भी लगा लो ऑनलाइन कर लेता हूँ। तो वो मैं अपने जो शूज़ है ना वो अलग से मतलब बनवा लेता हूँ मैन्युफैक्चरर से, किसी और मैन्युफैक्चरर से अलग से भी कर लेता हूँ काम। नहीं तो वो नहीं कर सकता क्योंकि रेस्ट्रिक्ट हैं वो, उन्होंने एक बिजनेस के अंदर यही सेम काम वो कर रहे हैं, तो वो अलग से वो पर्सन अपना इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता। तो ये रिस्ट्रेन होगा, हम पार्टनर को बाधित कर सकते हैं कि ये सेम व्यापार तो नहीं करता, हाँ कुछ और काम करना सो कर ले, लेकिन ये सेम काम, इसी सेम काम के अंदर वो बाहर इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि वो पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत बाधित है। हाँ, ये देखो डिमांड टू वैलिड। अब आगे देखो सच रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटी ऑफ पार्टनर्स डीम टू वैलिड माने जाएगी बिकॉज ऑफ इफ देयर इज अ नो रिस्ट्रेन द पार्टनर्स में नॉट टेक एंड मच इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। अब देखो इन केस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप सेपरेशन हो गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36(2) ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एन आउटगोइंग पार्टनर में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर नॉट टू एंगेज in a business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits, but such periods or limits must be reasonable in the eyes of law। देखिए अगर कोई पार्टनर्स, अब देखो 4 पार्टनर थे, डी उसमें से जा रहा है। ठीक है, अब जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर हो गया वो, आउटगोइंग पार्टनर के साथ में ये डील हो सकती है कि भाई तू इतने टाइम तक के लिए, मान लो 6 महीने तक तू सेम बिजनेस में नहीं आ सकता, और कोई लिमिट्स होंगी, दायरे होंगे, मतलब कि इतनी सीमा तक, मतलब तू 60 किलोमीटर तक की रेंज में ये काम नहीं कर सकता सेम काम। ठीक है, लेकिन ये भी लॉ के अंतर्गत बाध्य होना चाहिए। लॉ एनफोर्स करता है कि हाँ भाई 6 महीने तक ये काम नहीं करना और इतनी रेंज तक में 60 किलोमीटर तक की दूरी में ये काम नहीं करना, तो वो सिर्फ बाधित हो सकता है। ठीक है, और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म हम डिसोल्यूट कर रहे हैं, वाउंड अप कर रहे हैं, तो अंडर सेक्शन 54 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर हम फर्म को बंद कर रहे हैं, द पार्टनर्स में अपॉन और द एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट सम पार्टनर्स ऑफ ऑल ऑफ देम will not engage themselves in a business similar to that of the firm for a specified period or within specified local limit, but such periods or limits should be reasonable। तो वो चारों मिलकर, मान लो ए बी सी डी ने फर्म बनाई थी और वो अब डिसोल्यूट कर रहे हैं, फर्म को बंद कर रहे हैं, तो चारों एक एग्रीमेंट करेंगे कि भाई हम ये काम जो सेम काम जो बिजनेस का जो बंद करा है, हम ये ना काम इतने पीरियड के लिए नहीं करेंगे, इतने टाइम पीरियड 6 महीने तक ये सेम काम नहीं करेंगे, मान लो जो भी लिमिट्स होती हैं, और इतने लोकल लिमिट, मतलब एक लोकल एरिया तक, लोकल लिमिट भी होगी कि भाई इतने एरिया तक ये काम नहीं किया जाएगा, 60 किलोमीटर तक की रेंज में ये काम नहीं किया जाएगा, जो भी है। ठीक है, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, अगर गुडविल ही सेल कर दिए है आपने, एनी पार्टनर ऑफ द फर्म्स अपॉन द सेल ऑफ द फर्म्स गुडविल कैन मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर दैट ही the partner will not carry or any business similar to that of the firm or specified period or within specified local limit provided such restraints are within reason। अगर गुडविल ही सेल कर दी है, मान लो बाटा कंपनी में से, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जस्ट बाटा कंपनी है, ठीक है, उसके मान लो 4 पार्टनर थे, उन्होंने अपनी गुडविल ही बेच दी, यानी अपना ब्रांड ही उसको किसी को बेच दिया, हैंड ओवर कर दिया ओनर, किसी बायर को। ठीक है, बायर ने खरीद लिया, अब वो बायर के साथ में एग्रीमेंट करेंगे कि हम ये सिमिलर काम जी इतने टाइम पीरियड तक नहीं करेंगे, और ये सेम ब्रांड के अंतर्गत हम ये जो शूज़ है मान लो हम काम करते हैं आगे आने वाले टाइम में, स्पेसिफाइड जो लिमिट है उसके बाद, तो ये सेम
अगर हम शूज़ बनाते भी हैं तो बाटा के अंडर नहीं आएंगे, मतलब बाटा का ब्रांड नहीं दिया जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि हमने गुडविल ही सेल कर दी है उसकी, और एक लोकल लिमिट तक वो टाइम पीरियड तक वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। इन ऑल सच दैट केसेस द लॉ परमिट्स द कोर्स टू एनफोर्स सच एग्रीमेंट ओनली इफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड आर रीजनेबल। अगर जो रेस्ट्रिक्शन होगी रीजनेबल होगी तभी वो कोर्ट उसको एग्रीमेंट को एनफोर्स करेगा। आगे है ट्रेड कम्बिनेशन। Agreement between traders in same line of the business to regulate the business or to fix prices are valid agreement. Agreement ट्रेडर के बीच में इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस का कर रहा है, कोई शूज़ का ही काम कर रहे हैं सारे, टू रेगुलेट द बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, और टू फिक्स प्राइसेस आर वैलिड एग्रीमेंट। तो जो रेगुलेट करते हैं तो फिक्स प्राइसेस रखते हैं, वैलिड एग्रीमेंट। तो रेगुलेशंस एज टू बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस इन मार्केट, लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडर, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द डीलर्स एंड द मोड ऑफ डीलिंग आर लॉफुल। सब चीज़ें ये रेगुलेशंस है, सब चीज़ लॉफुल है, लॉफुल एग्रीमेंट्स इवन दो दे आर इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। और इवन जो एग्रीमेंट्स है वो दे आर रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब कि ट्रेड को रोकती हैं। इफ इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ दौलत राम वर्सेस धर्मचंद दैट एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग द sale of goods below specific price, consolidating business gains at one place and distributing these gains in a specified ratio is not restricted। मतलब कि हम देखो अगर सेम बिजनेस टाइप का कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जूतों की सपोज कर लो 5 दुकानें हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के बिजनेस को कम्पिटेंट कर रही है, लेकिन एक स्पेसिफाइड, मान लो एक सेम टाइप का शूज़ है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड प्राइस होगा, उससे नीचे वो इसको नहीं बेच सकता। क्यों? मतलब सपोज करो एक बंदा, एक सेम शूज़ है, एक बंदा बेच रहा है उसको 700 रुपये का, एक 600 रुपये का। अब चाहे उसको वो कॉस्ट पड़ रही है 200 रुपये की उसको, तो वो एक, लेकिन एक स्पेसिफाइड एक उन्होंने एक वो बनाया होगा कि प्राइस का, कि आप उसको 400 रुपये से नीचे नहीं बेच सकते, ठीक है, कि 400 रुपये तो प्राइस लेना ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे सेम टाइप ऑफ बिजनेस को। अगला है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन ए पर्सन एग्रीज टू वर्क फॉर अनदर पर्सन और अ फर्म for a salary, the employer has the right to use the skill or experience of such person to gain a profit। तो एक सर्विस के लिए मान लो किसी पर्सन ने अपॉइंट किया है, उसको सैलरी देगा वो उसको, ठीक है, एम्प्लॉयर हैज़ अ राइट टू यूज़ द स्किल और एक्सपीरियंस ऑफ सच पर्सन टू गेन द प्रॉफिट। तो जिस पर्सन ने उसको अपॉइंट किया है, जो एम्प्लॉयर है, तो वो उसकी स्किल्स को और एक्सपीरियंस को यूज़ करेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। समटाइम्स द सर्विस एग्रीमेंट ऑफ द एम्प्लॉय prevents him from accepting any other engagement during his employment। कुछ टाइम सर्विस एग्रीमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉय जो प्रिवेंट्स करता है, अपने आप को रोकता है फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी अदर एंगेजमेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, कुछ कि वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान किसी और के अंतर्गत काम नहीं करेगा। द रिस्ट्रेंट इज़ वैलिड, जो रिस्ट्रेंट है वो वैलिड है, वो उसको रोकना वैलिड है। इन अदर वर्ड्स एन एम्प्लॉयर्स कैन लॉफुली रिस्ट्रेन हिज एम्प्लॉय। इन अदर वर्ड में कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है जिसने इसको अपॉइंट किया है, वो लॉफुली किसी पर्सन अपने एम्प्लॉय को रिस्ट्रेन कर सकता है, रोक सकता है फ्रॉम एनी एक्टिविटी ऑफ एट एनी अदर प्लेस, कि भाई तू आज मेरे यहाँ काम कर रहा है तो मैं तेरे को रोकता हूँ कि मेरे यहाँ काम करते हुए तो किसी और पर्सन के यहाँ काम नहीं कर सकता। तो वो बाउंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड कर सकते हैं किसी पर्सन को काम करने से, ठीक है, सर्विस के अंतर्गत। अब ये कर लिया हमने एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पूरा कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी को काम, किसी पर्सन को लीगल प्रोसीडिंग में इंगेज होने से रोकना। हाँ जी, अगला पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल, किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकना। एवरी इंडियन हैज़ द राइट टू टेक द रिकॉर्ड्स ऑफ लॉ टू डिमांड एंड प्रोटेक्ट हिज राइट एज अ सिटीजन ऑफ एन कंट्री। हर इंडियन को एक राइट है कि वो लॉ को यूज़ करके अपनी टू डिमांड एंड प्रोटेक्ट, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये हर एक सिटीजन को राइट मिला हुआ है। इफ़ एन एग्रीमेंट सीक्स टू इम्पेड और ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑफ जस्टिस इट इज़ वर्ड। अगर किसी पर्सन, कोई एग्रीमेंट ऐसा है किसी पर्सन को न्याय लेने से रोकता है,
ठीक है, क्योंकि न्याय तो हर पर्सन को न्याय लेने से रोकता है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट अंडर or in respect of any contract by the usual legal proceeding is ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his right is void that extent. Under the provision of this section all agreement are void to the extent that, यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट किसी पर्सन को भाई कहे कि अगर कि आने वाले टाइम पे तुम इस केस को कोर्ट के अंदर नहीं ले आ सकते, जबकि वो ले आ सकता है पर्सन। अगर ये एग्रीमेंट ऐसा है किसी पर्सन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो कोर्ट के अंदर उसको नहीं ले आ सकता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं करना, कानून का यूज़ नहीं करना, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। क्योंकि जो उसका हक है, जो राइट है जिस कानून को यूज़ करने का, वो राइट यूज़ करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इस केस की भी कि भाई लीगल प्रोसीडिंग में नहीं डालना। देयर मे बी सिचुएशन वेयर एन एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में नॉट बी। कई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये जो है वॉइड नहीं होगा। द objective of law in such situation is not to curtail the right of a party to enforceable of the terms of the agreement but not to reduce unnecessary time consuming litigation। देखो कई बार वैसे तो हम किसी को लीगल प्रोसीडिंग में डालने से रोक नहीं सकते, लेकिन मान लो कई ऐसे एग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि जो काम ऐसे हैं कि लिटिगेशन जो काम पीरियड होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, लिटिगेशन होता है, यानी कि हर काम को कानून के अंतर्गत करना, हर चीज़ को प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग करना। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी, जो टाइम कंज्यूमिंग लिटिगेशन को कम करने के लिए उस चीज़ों को छोड़ देना। द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, देखो। एन एग्रीमेंट टू रेफर फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, एक एग्रीमेंट फ्यूचर डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग। देखिए, एनी एग्रीमेंट दैट स्टिपुलेट्स दैट द पार्टीज टू इट वुड रेफर ए फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन इज अ वैलिड एग्रीमेंट। देखिए, अगर कोई एग्रीमेंट है वो स्टिपुलेट करता है कि जो पार्टीज़ है अगर उसमें आने वाले टाइम में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो पंचों के अकॉर्डिंग चला जाएगा, यानी कि पंच जो निर्णय लेंगे, पंचायत जो निर्णय लेगी, वो उसका वैलिड मतलब सॉल्यूशन निकाला जाएगा उसका। तो लीगल प्रोसीडिंग से यहाँ पे रोक सकते हैं कि भाई अगर मान लो एक एग्रीमेंट हुआ एक पार्टनर्स के बीच में कि आने वाले टाइम में अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है प्रोडक्ट्स को लेकर, सेलिंग से लेकर, प्रॉफिट गेन से लेकर, तो हम इतने बड़े कोर्ट में नहीं लेके जाकर घिसेड़ेंगे भाई, केस नहीं डालेंगे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि वो बहुत बड़ा लिटिगेशन प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, उससे हमारे बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा। हम पंचों के अंतर्गत चले जाएंगे कि जो पंच बैठ के जो निर्णय लेंगे हम उसको मतलब मानेंगे आगे। ठीक है, ताकि हमारा लिटिगेशन प्रोसेस जो है वो लंबा ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर यही हो गया ना कि हमने रोक दिया पांचों पार्टनर को कि भाई तू लीगल प्रोसीडिंग में नहीं घुसेगा अगर हमारे बीच में कोई लड़ाई होगी तो। एन एग्रीमेंट टू रेफर ए प्रेजेंट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, एक ऐसे एग्रीमेंट जो अभी आजकल डिस्प्यूट हो रहा है उसको आर्बिट्रेशन के पास लेके जाना। आर्बिट्रेशन होता है पंच निर्णय। इफ द पार्टीज मेक एन एग्रीमेंट इन राइटिंग टू रेफर अ पर्सन डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन इट वुड बी अ वैलिड एग्रीमेंट। अगर एक पर्सन एग्रीमेंट करता है कि आज का जो हमारा झगड़ा है वो हम पंचों के बेस पर करेंगे, जो पंच जो निर्णय लेंगे हम उसको यूज़ करेंगे, हम इसको कोर्ट में नहीं घसीट के ले जाएंगे। बट इफ द पार्टीज मेक एन एग्रीमेंट दैट नो पार्टी वुड हैव द राइट टू डू इन कोर्ट एंड वुड बी बाउंड टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द आर्बिट्रेटर डिस्पाइट इट एग्रीड, सच एग्रीमेंट वुड नॉट बी वैलिड। लेकिन अगर ये क्या देता है पार्टीज ये एग्रीमेंट कर देती है कि एक एग्रीमेंट करती है कि कोई भी पार्टी मतलब कि मान लो पंच गलत निर्णय लेते हैं, ठीक है, तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं आता कि भाई ये कह दे पार्टीज की जो पंच लेंगे निर्णय वही बिल्कुल सही होगा और कोई भी पार्टी कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ऐसा भी नहीं है, वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो एक ये जस्ट ये देंगे कि हाँ पंचों का निर्णय देख लेंगे, अगर सही लगता है सबको तो हम वो यूज़ करेंगे, आगे हम कोर्ट में नहीं घसीटेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर पंच ही गलत है, वो किसी एक बंदे का है और उसी के लिए निर्णय लेता है तो फिर वो आगे कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, आगे है एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग
अनसर्टेनिटी, कुछ ऐसे काम करना, ऐसे एग्रीमेंट के बेस पर हम कोई काम करते हैं जो अनसर्टेनिटी पे बेस्ड है, मतलब अनिश्चितता पे। कोई काम आगे फ्यूचर में होगा तभी वो एग्रीमेंट होंगे, ऐसे एग्रीमेंट आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। एग्रीमेंट जिसका जो मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन, जिसका मीनिंग मतलब जो सर्टेन नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट जो निश्चित नहीं है, और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड, जो और इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरी हो, यानी आने वाले टाइम में जो जिस पे एग्रीमेंट किया जा रहा है उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरा हो, वो वॉइड होएगा। इट इज़ नॉर्मल दैट एनी एग्रीमेंट दैट डज नॉट क्लियरली डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टीज टू इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। ऐसा नॉर्मल है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया गया है जो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं कर रहा पार्टीज की, वो एनफोर्स नहीं हो सकता लॉ के अंतर्गत। इफ सच रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट क्लियर एंड कैन नॉट बी क्लैरिफाइड, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लैरिफाइड नहीं है, तो एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल क्लैरिफाई द प्रोविजन ऑफ द, देखो एक एग्रीमेंट के अंदर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टीज़ की कि ये बंदा इसको ये चीज़ प्रोवाइड करेगा, ये बंदा इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिटर्न में इसको ये चीज़ प्रोवाइड करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं करी गई हैं तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड कहलाएगा। तो इनसर्टेनिटी देखो कैसे कैसे एग्रीमेंट है। इफ़ ए मेक्स एन एग्रीमेंट टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल टू बी, ए ने एग्रीमेंट किया कि ए जो है बी को 100 टन जो है ऑयल सेल करेगा, एंड डज नॉट क्लैरिफाई एज व्हाट काइंड ऑफ ऑयल, ये नहीं बताया कि ऑयल कौन सा होगा। ए हैज़ एग्रीड टू सेल, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब यहाँ पर एग्रीमेंट वॉइड होएगा। मान लो उसने बताया नहीं ऑयल करेगा, ये नहीं बताया कौन सा ऑयल करेगा, ऑयल तो बहुत सारे होते हैं, स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। If A makes an agreement to sell 100 tons of particular kind of oil to specific purity, there is no uncertainty as to what is being sold by A and the agreement cannot be void। अब देखो यहाँ पर सेम, अब A ने बोल दिया कि मैं ये वाली प्योरिटी का ऑयल बेचूंगा, दूंगा तेरे को 100 टन, तो यहाँ पर ये प्रॉपर बता दिया गया, सर्टेनिटी हो गई, अनिश्चितता कोई नहीं है, तो यहाँ पर ये वॉइड नहीं होगा। A, who is a trader in mustard oil, only agrees to sell 100 tons of oil to B, a specialization that he deals only in mustard oil, clarified that the agreement is for the sale of mustard oil। ए ने क्लैरिफाई, जो ए है वो है ही ट्रेडर मस्टर्ड ऑयल का, तो वहाँ से क्लैरिफाई होगा कि भाई नॉर्मल सी बात है, वो सरसों का तेल ही बेचेगा उसको 100 टन, तो वहाँ पर भी वो वॉइड नहीं होगा। A agrees to sell all the rice in his godown in Ramnagar to B. Although the quantity of the rice is not mentioned in the agreement, it can easily be ascertained how much is the quantity in the particular godown, hence the agreement is valid। अगर A ने बोला कि मेरे रामनगर वाले गोडाउन में जितने भी राइस पड़े हैं वो मैं B को बेचूंगा, अब यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन नहीं करी गई है, लेकिन लिखा गया है कि जितने भी होंगे, तो रामनगर वाले गोडाउन में जितने भी राइस मिले गए हैं उसको वो बेचेगा, वो असर्टेन हो गया है, तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि जितने भी निकलेंगे सारे बेचेंगे, चाहे वो अब 100 टन निकले, 1000 टन निकले, ठीक है। ए एग्रीज टू से 100 टन्स ऑफ राइस टू बी एट अ price to be fixed by C। Here is possible to determine the price by asking C which makes the contract valid। अब देखो A ने एग्री किया कि वो B को 100 टन राइस बेचेगा, लेकिन जो प्राइस होंगे वो C मेंशन करेगा, तो ये तभी जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा जब C का प्राइस बीच में पूछ लेगा C से प्राइस और बता देगा, ठीक है। If A agrees to sell his black cow for ₹1000 or 1500, it does not specify which of these two is the price। और ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा प्राइस, 1000 रुपये या 1500 रुपये ही वांट्स फॉर काओ के लिए, एज सच इज वॉइड एग्रीमेंट, तो ये वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। देखो अब ए ने बोला कि मैं अपनी काओ बेचूंगा 1000 रुपये में या 1500 रुपये में, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट के बीच में लिखा नहीं गया कि स्पेसिफाई नहीं किया उसने 1000 रुपये की बेचेगा 1500 रुपये की, तो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी के बेस पर या फिर अनडेफिनेट एंड अनक्लियरिटी के बेस पे होती है, ठीक है।
क्लियर नहीं किया हमने कि भाई 1000 रुपये का बेचूंगा या 1500 का बेचूंगा। अनडेफिनेट चीज़ों पे कि भाई राइस जो है वो ऑयल बेचा है, अब कौन सा ऑयल बेचा है ये नहीं पता, तो वो अनडेफिनेट चीज़ पे आ जाएगा, अनसर्टेनिटी पे आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। वेजर होता है ये शर्त लगाना एक तरह से कि भाई ये काम होगा तो मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा, ये नहीं हुआ तू मेरे को 100 रुपये दे दियो। ठीक है, इस तरीके के काम ये भी क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए वेजर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी। दो पार्टी के बीच में वेजर एक एग्रीमेंट होता है बाय विच, जिसके अंदर वन प्रॉमिस स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी टू द अदर ऑन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द अदर पार्टी प्रॉमिस टू पे द सेम एज स्पेसिफाइड अमाउंट इफ द इवेंट डज नॉट हैपन। कि एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि अगर ये काम हुआ तो मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, और अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम मुझे इतने पैसे दे देना। ठीक है, ठीक है, हम तो शर्त लगाते हैं, जैसे शर्त लगाते हैं हम, अगर आज बारिश आई, मैं अगर आने के फेवर में हूँ, अगर बारिश देख लो अगर आज बारिश आएगी, ठीक है, अगर बारिश आई तो तुम मुझे 100 रुपये देना। अगर बारिश नहीं आई क्योंकि तुम ना आने के फेवर में थे, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। ठीक है, ये होते हैं ना, ये वेजर एग्रीमेंट होते हैं। Wagering agreement are those in which there is a promise to pay money or money's worth in the event of uncertainty become a certain। जब एक uncertainty अनिश्चितता में बदल जाती है तो कुछ अमाउंट पे किए जाते हैं। An event is deemed to be an uncertainty when it is yet to be occur, or if it is already occurred, the parties that agreed to do not know the result of the agreement। पार्टीज को रिजल्ट का नहीं पता होता कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब देखो फीचर्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट फीचर देखो, an examination of what has been discussed above would reveal the following to be features as a wagering agreement। देखो wagering agreement के characteristics features क्या होते हैं, आ सकता है क्वेश्चन ये कि wagering agreement के features बताइए। ए वेजरिंग एग्रीमेंट हैज ए प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ। वेजरिंग एग्रीमेंट ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पैसे पे करूंगा और पैसे के वर्थ की कोई चीज पे करूंगा। ठीक है, द एग्रीमेंट इज कंडीशनल ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट। एग्रीमेंट बेस होता है एक इवेंट होने और ना होने के बेस पे, बारिश आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, ईच पार्टी टू ए वेजर इक्वली स्टैंड्स टू विन और लॉस। दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना विन की और लॉस की सेम ही होती है, 50-50 लगा लो। अगर बारिश आई तो एक बंदा जीतेगा, नहीं आई दूसरा हारेगा। ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी हो गई। नाइदर पार्टी टू अ वेजरिंग एग्रीमेंट हैज एनी कंट्रोल ऑन द आउटकम ऑफ द इवेंट वन वे और द अदर। कोई भी पार्टी के पास वेजरिंग एग्रीमेंट जो कर रहा है उसकी कंट्रोल नहीं होता आउटकम का, कि इसका आउटकम जो आएगा क्या आएगा, क्योंकि वो क्या है, अनसर्टेनिटी पे बेस है। इफ वन ऑफ द पार्टी हैज सच कंट्रोल ऑन द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, द ट्रांजेक्शन डज नॉट हैव द एसेंशियल इंग्रेडिएंट एंड द एग्रीमेंट इज नॉट अ वेजर। अगर एक बंदे का दूसरे जो इवेंट है उसके ऊपर अगर उसका कंट्रोल है तो वेजर एग्रीमेंट कहलाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी पे बेस है वेजर एग्रीमेंट। द वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज complete till the happening of the event about which the wager has been made। जब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, जब तक जिस चीज़ के बेस पे, जिस अनसर्टेनिटी को लेकर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है वो हैपनिंग नहीं होती। यानी कि देखो अगर ये बोला गया है कि आज 2 बजे तक, आज दिन में 2 बजे तक बारिश आएगी, तो 2 बजे तक हम वेट करेंगे, तो 2 बजे तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। आफ्टर 2 यानी 2 बजने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर बारिश आ गई तो एक बंदा जो जिसने लगाई थी आने के हकदार जो था वो जीत जाएगा, और नहीं आई तो जो ना आने का हकदार था वो जीत जाएगा। ठीक है, तो 2 बजे तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा। Neither party should have any interest in the occurrence or non-occurrence of the event other than the sum or stake that he will win or lose। कोई भी पार्टी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा जब तक, देखो हमने शर्त लगाई है। शर्त किस बेस पे लगाई है कि कोई या तो पैसे दिए जाएंगे या फिर पैसे की वर्थ की कोई चीज़ दी जाएगी। तो उसी के बेस पर क्या होता है, वो इवेंट का हैपनिंग होना और ना हैपनिंग होना किसी का इंटरेस्ट होगा पार्टी में। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, अब देखो क्या है इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके इफेक्ट्स ये होते हैं देखो कि
वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर अगर दो पार्टीज इन्वॉल्व हुई, ठीक है, और अब हैपनिंग पे डिपेंड है सारा सब कुछ, ये इवेंट अकर हुआ है और नॉन अकर हुआ, अकरेंस और नॉन अकरेंस पे बेस्ड है, ठीक है। अगर एक पार्टी, मतलब सपोज करो एक पार्टी ने 1000 रुपये देने थे, ए ने देने थे, लेकिन वो अपनी शर्त उसकी कंप्लीट नहीं हो तब भी उसने 1000 रुपये नहीं दिए, तो हम उसको स्यू नहीं कर सकते, उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है वॉइड होता है किसकी नज़र में? कानून की नज़र में, ठीक है। अब देखिए, या फिर ए पार्टी ने बी पार्टी ने, दोनों ने शर्त लगाई कि आज शाम 2 बजे तक रेन आएगी, बारिश आएगी, ठीक है, और उन्होंने ए ने भी 1000 रुपये सी को पकड़ा दिए, बी ने भी 1000 रुपये सी को पकड़ा दिए, और उन्होंने ये बोला कि तुम ये पैसे 2000 रुपये जीतने वाले को दोगे, ठीक है, ये अकरेंस और नॉन अकरेंस बेस पर, ठीक है। अब 2 बज गए, बारिश आई या नहीं आई? आई तो भी एक बंदे को जाना था पैसे 2000 रुपये, नहीं आती तब भी एक बंदे को वो ए को जाना था, बी को जाना था, किसी दोनों में से किसी एक को जाना था, लेकिन सी ने मना कर दिया। सी ने अब 2000 रुपये अपने अंटी में डाल ली उसने, और उसने नहीं दिए किसी को भी पैसे। तो अब हम जो ए और बी है वो केस नहीं कर सकता सी के ऊपर कि भाई इसने, हमने शर्त लगाई थी 1000 रुपये इसने दिए, 1000 रुपये इसने दिए थे, लेकिन इसने वापस नहीं लौटाए हमारे पैसे। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, और जो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है वो वॉइड नहीं होता, यानी कानून के नज़र में वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, देखिए, द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर नॉट डीम्ड टू बी वेजरिंग एग्रीमेंट एंड एज सच आर नॉट वॉइड बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ एक्सेप्शंस हैं, होते सेम वेजरिंग एग्रीमेंट जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी वो वैलिड माने जाएंगे। हमने बोला कि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी होते हैं जो कानून की नज़र में वैलिड हैं। देखो कौन कौन से हैं। हॉर्स रेस, अब देखिए, घोड़ेबाजी होती है ना, मतलब घोड़े दौड़ाते हैं, भाई ये घोड़ा जीतेगा तो हम इतने रुपए दिए जाएंगे, ये घोड़ा हारेगा तो इतने, जो भी है, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट इज दैट ऑल्दो एग्रीमेंट रिलेटिंग टू हॉर्स रेसिंग हैव द इंग्रेडिएंट ऑफ वेजर, सारे इसके अंदर जो इस रेस के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे वेजर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके वाले हैं, वेजर एग्रीमेंट वाले, लेकिन फिर भी दे आर डीम टू बी वैलिडिंग, फिर भी वो वैलिड माने जाएंगे इन सर्टेन सिचुएशंस। बट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू हॉर्स रेसिंग दैट हैव बीन लिस्टेड इन सेक्शन 294A ऑफ द इंडियन पेनल कोड आर नॉट वैलिड एग्रीमेंट। लेकिन जो सेक्शन 294A के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, अगर उसके अंदर वो प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं तो वो नॉट वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। कमर्शियल ट्रांजेक्शन देखो, कमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व डिलीवरिंग एंड रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड ऑल एग्रीमेंट रिलेटेड टू सच एक्टिविटीज आर वैलिड। देखो, कमर्शियल एक्टिविटीज होती है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी और रिसीट ऑफ गुड्स होगी। ये डिलीवरी हुई, इसके रिसीट आई, ठीक है, मतलब इतनी प्रोडक्ट्स हमने डिलीवर करे और उसके रिटर्न में इतने पैसे आए, ये सारी चीज़ कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, ये क्या है? वैलिड है, ये वॉइड नहीं है, ठीक है। But if the parties have decided that there will be no actual delivery or receipt of goods, but money will change hands depending upon the price of the goods at a future date, such agreement will be deemed to be a wagering agreement. लेकिन अगर पार्टीज ने डिसाइड किया है कि कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं होगी, एक्चुअल रिसिप्ट नहीं होगी, बट मनी विल चेंज हैंड डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स की प्राइस के बेस पर जो मनी चेंज होती रहेगी आपस में फ्यूचर डेट पे, सच एग्रीमेंट, उसको हम वेजरिंग एग्रीमेंट बोलेंगे। ए वेजरिंग एग्रीमेंट इज executed only by exchange of difference in price of the goods, whereas commercial deals comprises the delivery and receipt of the goods। देखो, कमर्शियल वेजरिंग एग्रीमेंट ये हो गया, मतलब रियल में ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, ठीक है, लेकिन फिर भी पैसे आ रहे हैं इधर उधर, ठीक है। हमने किसी की गुड्स किसी को बेच दी, आगे हमने अभी हमारे पर ना हमने आई है ना हमारे पास कुछ आया, मतलब ना कोई डिलीवरी आई हमने ली, ना उसके लिए पैसे भुगताए, तो एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती है कि हमने डिलीवरी रिसीव करी, उसके लिए रिसीट दी, वो तो हो गया वैलिड, ठीक है। लेकिन ना हमने कोई डिलीवरी ली ना ही हमने कोई रिसीट काटी, हमने बस किसी की चीज़ें किधर इधर और को सरका रहे हैं और उसके पे पैसे कमा रहे हैं, तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। हाँ जी, आगे आ गया स्पेकुलेटिव क्या होता है? सट्टेबाजी,
ठीक है। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस आर नॉट डीम्ड टू बी वेजर्स बिकॉज द पार्टीज टू अ ट्रांजेक्शन कैन बी बाउंड टू डिलीवर और रिसीव द गुड्स इन फ्यूचर सिचुएशन। देखो, जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन होती हैं वो उसको वेजर नहीं माना जाएगा, हमें वेजर ट्रांजेक्शन नहीं मान सकते, वेजर एग्रीमेंट नहीं मान सकते, बिकॉज द पार्टीज टू अ ट्रांजेक्शन कैन बी बाउंड टू डिलीवर और रिसीव द गुड्स इन फ्यूचर, क्योंकि आने वाले टाइम में उसको डिलीवर बाउंड नहीं होती कि वो एक गुड्स रिसीव जो या तो डिलीवर करे या रिसीव करे फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, ए मेक्स एन एग्रीमेंट विद बी टू सेल 50 क्विंटल राइस एट 1000 per quintal. The delivery and receipt to be given and टेकन आफ्टर 1 month। जो डिलीवरी होगी और जो रिसीट होगी वो 1 मंथ के बाद होगी। इफ़ द पार्टी इंटेंड टू डिलीवर एंड रिसीव द राइस इज़ द लीगल एंड वैलिड। अगर पार्टीज़ ने ये जो डिलीवरी और रिसीट है अपनी इंटेंशन से ये चीज़ करी है तो ये वैलिड होगी, ठीक है। बट इफ़ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज टू गिव और टेक द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द राइस बिटवीन टुडे एंड द मंथ लेटर द एग्रीमेंट इज अ वेजर। लेकिन अगर देखो, इसने बोल दिया कि भाई 50 क्विंटल राइस होगा, 1 क्विंटल का प्राइस 1000 रुपये होगा, लेकिन उस टाइम पे तो और 1 महीने बाद ही होगी। लेकिन अगर ये इंटेंशन होगी पार्टीज़ की कि ये जो गिव एंड टेक होगा ये डिफरेंस के बेस पे होगा कि आज का जो प्राइस है वो ये वाला सेम नहीं होगा 1000 रुपये, अगर क्वांटिटी भी डिफरेंस हो सकती है और प्राइस भी डिफरेंस हो सकता है, जो 1 मंथ बाद आएगा, तो जो एग्रीमेंट होगा वेजर कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वेदर द एग्रीमेंट इज कमर्शियल ट्रांजेक्शन। सो ये सारा कुछ इसके हाथ में आ जाता है कि इसको आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन बनाओगे और वेजरी एग्रीमेंट बनाओगे, दोनों चीज़ें। कि अगर वो 1 मंथ बाद देना है, जो पैसे बताए हुए 50 क्विंटल राइस बेचनी है और 1000 रुपये के बेस पे बेचनी है, तो वो हो जाएगा कमर्शियल ट्रांजेक्शन। और अगर वो अपने हिसाब से बेचेगा तो हो गया वेजरी एग्रीमेंट, ठीक है। तो वो दोनों पार्टी के हाथ में होता है। अगर तेजी मंदी ट्रांजेक्शन, तेजी मंदी ट्रांजेक्शन क्या कहता है? Such transactions are also referred as an option dealing or put and call option. Option dealing, put or call option, or pure and simple speculation and imply a right to buy or sell certain goods at a certain price by certain date. Speculation base पे हो गया कि right उसके बंदर के पास है, कब खरीदना है, कितने प्राइस पे खरीदना है और किस दिन खरीदना है, certain date। Such agreements are valid, ये valid होते हैं एंड आर नॉट डीम टू बी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं माने जाते। इफ़ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू डिलीवर एंड रिसीव द गुड्स, अगर इंटेंशन है पार्टीज की डिलीवरी और रिसीव ऑफ द गुड्स, तो ये सारे क्या माने जाएंगे? कमर्शियल ट्रांजेक्शन माने जाएंगे। बट इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज टू एक्सचेंज द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, अगर डिफरेंस करना चाहता है वो सेम प्राइस से आगे, तो फिर वो वेजरिंग एग्रीमेंट माने जाएंगे, वेजर बन जाएगा वो। तो ऑन द presumptions that goods are going to be delivered and received, such agreements are not deemed to be wagering agreement। अगर ये हमने presumption मानी गई है कि goods डिलीवर होंगे और रिसीव होंगे, तो रियल में गुड्स डिलीवर होगी, पैसे रिसीव होंगे उसके लिए, तो वो क्या वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं माने जाएंगे, वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। चिट फंड, अ चिट फंड इज नॉट डीम्ड टू बी ए लॉटरी, चिट फंड को हम लॉटरी नहीं मानेंगे, विच मीन्स दैट चिट फंड एग्रीमेंट इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। देखो, लॉटरी एक वेजरिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, लेकिन जो चिट फंड है उसको हम कहते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं मानते। क्रॉसवर्ड कंपटीशन, क्रॉसवर्ड कंपटीशन क्या होता है? वो क्रॉसवर्ड फिलअप करना होता है, कंपटीशन होता है, तो इसको भी वेजरिंग एग्रीमेंट के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। क्रॉसवर्ड कंपटीशन इन्वॉल्व स्किल फॉर अ करेक्ट सॉल्यूशन, स्किल्स मानी जाती है वेयर द सॉल्वर ऑफ द क्रॉसवर्ड नीड्स टू फिल द राइट्स वर्ड्स इन द रेलेवेंट रोज एंड कॉलम्स, बट इफ द प्राइस ऑफ क्रॉसवर्ड कंपटीशन डिपेंड ऑन द कंपटीशंस एंट्री corresponding to a prepared solution with the sponsor of the crossword or the editor of the newspaper's magazine, then it becomes a lottery or a wagering agreement। तब इसको लॉटरी और wagering agreement माना जाएगा। According to Prize Competition Act on 1955, prize competition in the games of skills are not wager provided the amount of prize does not exceed 1000 rupees। देखिए, अगर हम कंपटीशन एक्ट की, प्राइज कंपटीशन एक्ट की बात माने 1955 की जो बना था, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो प्राइज कंपटीशन इन कोई स्किल्स की गेम है, जो अपने दिमाग से लगा के हमने कोई गेम जीती है और उसका जो प्राइस है 1000 रुपये ज़्यादा का नहीं है, तो उसको हम क्या माने जाएंगे? नॉर्मल मानेंगे, उसको वेजरिंग एक्ट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर एक
1,000 रुपये से ज़्यादा है उसका प्राइस, तो उसको हम वेजरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान सकते हैं, क्योंकि जो क्रॉसवर्ड जिसने बनाया है, उसको सॉल्व किया है, आगे उसको मतलब स्पॉन्सर किया है, उसको एडिटर न्यूज़पेपर में डाला गया है, जो भी है वो सब चीज़ वेजरी एग्रीमेंट के अंदर माना जाएगा। अगर 1,000 से कम होगी उसका प्राइस तो वो नॉर्मल होगा, वेजरी मतलब वैलिड होगा, और अगर वो 1,000 से ज़्यादा का प्राइस होगा, बहुत महंगा होगा, तो वो क्या होगा, वेजरी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब आगे लॉटरी की बात। According to the Indian Penal Code, a lottery is not only a wagering contract and as such void, it is also illegal। देखो वैसे लॉटरी इलीगल है, ए लॉटरी इज अ टोटली ए गेम ऑफ चांस है, ठीक है भाई, चांस है कि आई या ना आई, एंड द आउटकम डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ इवेंट्स विच आर टोटली अनप्रिडिक्टेबल। ऐसे इवेंट्स पर बेस्ड है इसका जो आउटकम, कि भाई हो सकता है या नहीं हो सकता, अनप्रिडिक्टेबल है। देयरफॉर लॉटरी इज ए वेजरिंग एग्रीमेंट। लॉटरी क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट है, एंड एज सच इज वॉइड, इसलिए प्रकार ये वॉइड हो गया क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट है। इफ द गवर्नमेंट परमिट्स द होल्डिंग ऑफ लॉटरी, द ओनली इफेक्ट ऑन सच प्रोविजंस दैट द persons conducting the lottery will not be punishable by law। in other words, lottery is a wager and is such void as such। देखो अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है तो ठीक है, लेकिन वैसे तो क्या है, लॉटरी क्या है, गेम ऑफ चांस है, और ये void मानी जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। A contract of insurance has a superficial resemblance to a wagering agreement because the insured party has an assured interest in the subject matter of the agreement। ये जो contract insurance का है वो superficial resemblance to a wagering agreement, मतलब कि wagering agreement की resemblance है सेम उसमें भी, ठीक है, कि ये मान लो हेल्थ इंश्योरेंस है, ये बंदा अगर डेथ हो जाती है तो आपको इतना पैसा मिलेगा, नहीं होती तो नहीं मिलेगा, अनसर्टेन है, ठीक है। रिजेंबलेंस है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जैसा सेम लग रहा है ना ये, बिकॉज द इंश्योर्ड पार्टी हैज़ एन इंश्योर्ड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट। अश्योर्ड इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, यानी कि ये बंदा अगर डेथ हुई तो पैसे मिलेंगे, नहीं हुई तो नहीं मिलेंगे। A contract of insurance except life insurance is a contract of indemnity। एक इंडेमनीफायर है, ठीक है, इसमें इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड द इंश्योर्ड हैज़ अ राइट टू क्लेम द डैमेज फ्रॉम द इंश्योरेंस। इंश्योर्ड पर्सन को राइट है कि जो भी डैमेज हुआ है वो इंश्योरर से ले। लाइक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स अ राइट टू इंश्योर्ड टू बी रीएम्बर्समेंट ऑफ द डैमेज कास्ड बाय फायर। फायर इंश्योरेंस करवाया था अगर हमने, तो फायर से जो भी अगर हमारा माल जल गया तो वो इंश्योरेंस से क्लेम हो जाएगा हमारे को। एंड इंश्योरेंस एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक कैलकुलेशन ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, वेयर एज द वेजरिंग एग्रीमेंट इज गेमबल। देखिए इंश्योरेंस जो है एग्रीमेंट है वो साइंटिफिक कैलकुलेशन होगी तभी जाके हम उसे रिस्क इन्वॉल्व बता सकते हैं, लेकिन जब वेजरिंग एग्रीमेंट होगा वो एक तरह से गैम्बल है प्रॉपर तरीके से। अब है कुछ ऐसे हैं एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, कुछ ऐसे एक्ट करना इम्पॉसिबल, जो जिसकी जो काम करना उसको इम्पॉसिबल है ऐसे उसको बनाना, वो वॉइड माना जाएगा। एक लड़के ने लड़की को बोला चांद तारे तोड़ लाऊंगा, एग्रीमेंट किया, ठीक है, और बाद में भाई मैं तू मेरे से शादी कर ले, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और लड़की ने शादी कर ली, उसने चांद तारे नहीं तोड़े, तो अब जाके लड़की क्या, वो लड़की केस कर सकती है उस लड़के पे, किसी ने चांद तारे नहीं तोड़े जी मेरे लिए, बोल सकती है? नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इम्पॉसिबल कार्य के ऊपर, इम्पॉसिबल एक्टिविटी के ऊपर जो भी एग्रीमेंट्स किए जाएंगे वो वॉइड माने जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। इम्पॉसिबल एक्टिविटी पे जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा वो वॉइड होगा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कुड भी फिजिकल हो सकती है और लीगल हो सकती है। इफ़ अ बिजनेस कमिटमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्लाई विद, इट डज नॉट मेक इट इम्पॉसिबल। अगर एक बिजनेस कमिटमेंट है और डिफ़िकल्ट है वो करने में, तो वो इट डज नॉट मेक इट इम्पॉसिबल, उसको इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में बी इन द नॉलेज ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। जो इम्पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस की, वो पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उनको पता होने चाहिए, उसकी नॉलेज में होनी चाहिए। द पार्टीज टू द एग्रीमेंट में नॉट बी अवेयर ऑफ द, या उसको पता ही नहीं है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की, पार्टीज को जो एग्रीमेंट कर रही हैं उनको नॉलेज में नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ इम्पॉसिबल हो सकती है। द कॉन्ट्रैक्ट माइट हैव बिकम इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर इट हैज़ बीन। कॉन्ट्रैक्ट बना गया है उसके बाद वो इम्पॉसिबल हो गया, मान लो जैसे कोई लॉ चेंज हो गया, पहले कॉन्ट्रैक्ट किया गया था फिर वो आगे लॉ चेंज हो गया तो आने वाले टाइम में अपने आप ही वर्ड हो गया, ठीक है ना। If both the parties were aware of the impossibility of the performance at the time of the making the contract, then it is clear that the promiser had no intention
फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो पार्टीज थी अवेयर थी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो उसमें कोई भी इंटेंशन नहीं थी उसकी प्रोमिसर की कि भाई वो बिगिनिंग टू परफॉर्म द हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रोमिसी न्यू दैट द कॉम्प्लाइंस विद द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट पॉसिबल। तो प्रोमिसी को पता था, प्रोमिसर को भी पता था, तो यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं उसकी गलत वो करने की, ठीक है। इन अदर वर्ड देयर इज ए tacit understanding of non-performance on the part of the party and not making a demand for performance on the part of the other. Such a contract is void ab initio. ये void ab initio माना जाएगा. If A makes an agreement with B to make a dead person come alive, it will be a void agreement. A ने agreement किया B को कि वो लाश को एक जीवित इंसान में बदल देगा, तो एक void agreement है ये, ठीक है। तो अब हम इसको केस नहीं कर सकते उस बंदे पे जाके। If the performance of a contract is impossible but the parties making the contract are not aware of it, देखो इम्पॉसिबल है लेकिन पार्टीज को पता नहीं है कि भाई इम्पॉसिबल है, द कॉन्ट्रैक्ट डिड टू रिजल्ट मिस्टेक ऑफ द पार्टी की मिस्टेक हो गई कि भाई इसको नहीं पता था, तो वो अवॉइड कराएगा। फॉर एग्जाम्पल ए मेक्स ए प्रॉमिस टू सेल हिज हॉर्स टू बी फॉर 1000 रुपये एंड बी एक्सेप्टेड बट बोथ आर नॉट अवेयर दैट द हॉर्स इज ऑलरेडी डेड, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, दोनों को ही नहीं पता था कि वो मरा पड़ा है, क्योंकि आज तूने उसके घर जाके उसको बोल दिया कि भाई मेरा हॉर्स ले ले, लेकिन उसको घर जाके पता चला कि वो डेड हो गया, मर गया, ठीक है, तो वो वाइड माना जाएगा। कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती गवर्नमेंट। द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अराइजेज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ऐसी कुछ स्थितियाँ आई, कुछ सिचुएशंस आई जिससे वो आने वाले टाइम में वो इम्पॉसिबल हो गया वो करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीज टू सेल 100 tons ऑफ राइस लेइंग डाउन इन गोडाउन टू बी आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बट बिफोर द गुड्स आर डिलीवर्ड, गुड्स डिलीवर होने से पहले देयर इज अ फायर इन द गोडाउन में आग लग गई, तो अब देखो वो क्या हो गया, एंड ऑल स्टॉक्स आर डिस्ट्रॉयड, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अ वॉइड, वॉइड हो गया, क्योंकि देखो सारा स्टॉक जल गया, ठीक है। अब ये क्या, किसी को क्या पता था कि आने वाले टाइम में ये हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पता चला कि वो वॉइड हो गया, ठीक है। काज ऑफ किस लिए हो सकती है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, चेंज इन लॉ। आज हमने कोई ऐसा कुछ किया, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जो कानून की नीतियाँ उसके ऊपर सही थी पहले, और आज जब कॉन्ट्रैक्ट जब करना था हमने 1 month बाद, और 1 month बाद से पहले ही कानून की जो नीतियाँ थी, कानून का लॉ हो गया, वो चेंज हो गया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो रियल में सब्जेक्ट मैटर था वो ख़त्म हो गई। देखो द अकरेंस ऑफ एन इवेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड दैट डिस्ट्रॉय द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और डैमेज टू इट इज द एक्सटेंट दैट इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट। जो अकरेंस ऑफ इवेंट था कॉन्ट्रैक्ट मिलने बनने के बाद, वो प्रॉपर इवेंट ही डिस्ट्रॉय हो गया, सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर बेस था हमारा सब्जेक्ट, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, वही ख़त्म हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड माना जाएगा। पर्सनल इनकेपेबिलिटी ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर ने प्रॉमिस किया था कि वो मान लो एक स्किल पे बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई वो गाना गाएगा आपकी शादी में आकर, ठीक है, प्रोमिसर ने प्रॉमिस किया और 1 लाख रुपए लेगा, लेकिन उसकी आवाज़ ख़राब हो गई, ठीक है, मतलब गला रैश हो गया, गले में दिक्कत आ गई और आवाज़ ख़राब हो गई, तो खुद इनकेपेबल हो गया ना उस टाइम पे, वो क्या गाना गाएगा, तो वो यहाँ पर भी ये चीज़ आ गई। ओके, सच दैट इज़ नॉट मोर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, इस पर कई सारे होते हैं कि वो ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, इस तरीके की कई सारी चीज़ें हो जाती हैं जो इम्पॉसिबल हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद भी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो आई होप स्टूडेंट आज आपको आज का जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो, आपका जो पूरा कंप्लीट चैप्टर समझ में आया हो, आपका जो भी डाउट्स हो क्लियर हुए हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।